तो नेपाल में जो अभी विभीषिका आई है उसी के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट ये है कि इसको हम एक क्लाइमेटोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा इसमें हम देखेंगे जो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि यदि आप पूरे इंडिया का मैप देखोगे, ये इंडिया का मैप हो गया, ठीक। और ये रीजन है आपका नेपाल का रीजन है, या ये पूरा आप कह सकते हो बेल्ट है, हिमालयन रीजन है। तो यहाँ का जो जियोलॉजी है, जो माउंटेन का स्ट्रक्चर है, इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ का माउंटेनियस जो रीजन है वो कितना स्ट्रांग है, कितना कॉम्पैक्ट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी तरीके का जो एक डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता है, या फिर नहीं भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होने के बावजूद भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो किसी भी तरीके का जो इन्वायरमेंट के साथ या नेचर के साथ यदि जब आप उसके कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा उसको यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज करते हो, तो किस तरह का इफ़ेक्ट या डेवस्टेशंस आने का चांसेस रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सिंपल से क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चंस ये करता हूँ कि ये जैसे देखो ग्रीनलैंड का रीजन है, यूरोपियन कंट्री जो है, यूरोपियन है, वो क्यों इतना क्लाइमेट को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर, या आइसलैंड कंट्री है, वो क्लाइमेट को लेकर या इन्वायरमेंट को लेकर इतना कंसर्न क्यों रहता है? क्योंकि जो वहाँ का जो जियोग्राफी है, ये वहाँ का जो उस कंट्री का जो पर्टिकुलर लोकेशंस है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी वहाँ का ज़्यादा है। क्योंकि यदि ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जब आइस मेल्ट करेगा तो ऑब्वियसली कोस्टल रीजन का जो वाटर लेवल बढ़ेगा, तो वर्ल्ड का लगभग 50 to 60%, मोर देन 60% पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में लाइक करता है, वहीं पे रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक। तो यूरोपियन कंट्री इस वजह से रहता है वहाँ पे, या अदर फैक्टर्स भी देखेंगे, जैसे कि अभी मतलब वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री 25 डिग्री मैक्सिमम रहता है, लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ समय से वहाँ पे 38 40 के अप्रॉक्स टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसका इफेक्ट है। लेकिन आप यदि देखोगे तो एक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग ऐसा एक फैक्टर है जिसका मान लेंगे कि ओरिजिन कहीं और है, लेकिन इफेक्ट आपको कहीं और देखने को मिलेगा। ओरिजिन कहीं और है, इफेक्ट कहीं और देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से हम इस रीजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो भाई यहाँ के रीजन जो वल्नरेबिलिटी है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इस वल्नरेबिलिटी या यहाँ पे जो डेवस्टेशंस आता है, या इसका जो ओरिजिनेटर है यहीं के लोग हैं, नहीं, यहाँ ओरिजिनेटर नहीं रहता है, इसका ओरिजिनेटर कहीं और भी रहता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो मोस्ट वल्नरेबल एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है। हाँ, तो इसी संदर्भ में इसको देखने के हम कोशिश करेंगे, ठीक। ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। आप यदि देखोगे तो जो अभी नेपाल में जो घटना हुआ है उसके पीछे का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँगा। ये आप देखोगे तो ये हिमालयन रीजन है। हिमालयन में देखोगे तो इसके ऊपर ये यहाँ हो जाता है, तिब्बतियन प्लेटू होता है, तिब्बतन प्लेटू प्लेटू है, ठीक। और ये सब क्या है, माउंटेन रीजन है, ठीक। यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है, बहुत सारा ग्लेशियर है, ठीक। ये ग्लेशियर है। अब देखिए, और यहाँ से बहुत सारी वैली रिवर वैली है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रिवर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब आप रिवर को देखोगे तो रिवर का एक तरह का ऐसे कोर्स होता है, ठीक। ठीक, रिवर का ऐसे कोर्स होता है, ठीक। ये इसका क्या कहलाता है, ठीक। ये इसका कैचमेंट एरिया हो गया, सॉरी, ठीक। ये इसका क्या हो गया, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर। हाँ, अब ये रिवर का कैरिंग कैपेसिटी हो गया, वाटर का कितना कैरी करके रिवर आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक। ये हो गया, ठीक। और इसके जो कह सकते हैं ये इसका फ्लड प्लेन हो गया, ठीक।
अफवाह बेसिन जिसको हिंदी में बोलते हैं, अफवाह बेसिन, यहाँ से आप देखेंगे तो ये रिवर आके मिल गया, ये रिवर आके मिला, ये रिवर मिला, ये रिवर मिला, ये कुल मिलाकर ये इसका अफवाह बेसिन कहलाता है। ठीक, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देखिए, अब मान लीजिए इस रिवर का कैरिंग कैपेसिटी है कि भाई एक टाइम में, एक घंटे में यदि यहाँ पे 500 लीटर वाटर 500 लीटर वाटर यहाँ से रिलीज होता है, तो नॉर्मली इसमें फ्लो करते हुए ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, बढ़ेगा। अब लेकिन क्या होता है कि जब किसी भी तरीके का मतलब आपदा आती है, या आपदा आने से जब मान लीजिए इस 500 लीटर के जगह पे जब 5 लाख लीटर एक ही टाइम में, मतलब एक घंटे के अंदर नहीं, 10 मिनट में 5 लाख लीटर यहाँ के ओरिजिन के पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये सारे वाटर एक ही साथ यहाँ पे जब फ्लो करेगा, इसका कैपेसिटी कितना है, 500 लीटर को लेकर आगे बढ़ने का कैपेसिटी है भाई, इसी में लेके बढ़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे ले 5 लाख लीटर आ गया, तब क्या होता है कि ये फैल जाता है, वाटर इधर 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 चारों तरफ फैल जाता है। ठीक, ये फैलता है और यहाँ पे जितनी भी बस्तियाँ होती है, जितना भी मतलब कह सकते हैं आप जो भी है यहाँ पे है, नेचर है या ह्यूमन सेटलमेंट है, जितने भी है उसको अपने साथ समाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। ये होता है मेन इस डिजास्टर्स का रीजन। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, सॉरी 1 मिनट, काम क्यों नहीं कर रहा है ये? हाँ, ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से 5 लाख लीटर एक ही टाइम पे कैसे आ जाएगा, मतलब 10 मिनट के अंदर कैसे आएगा। हाँ, तो इसको मुझे देखने का मेन मतलब है, देखना है अभी बाकी। ठीक, अब यदि देखेंगे यहाँ इस वाले रीजन में, अब ये क्या होता है, ये देखिए ये क्या है, पूरा नेचर वाला एरिया है। नेचर वाला एरिया होगा तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे इको टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे, इको टूरिज्म और टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे। ठीक, अब जब टूरिज्म को बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियसली कि इस एरिया में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे लोगों का सेटलमेंट होगा, मतलब बढ़ाएंगे, लोग बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे भाई जान माल की बहुत क्षति होगी। दूसरा चीज़ ये है, जहाँ पे है यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ का जो एक नेचुरल कॉम्पैक्ट जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, व्यवधान डालेंगे। भाई यहाँ पे मान लो कि माउंटेन है या ट्री है या जो भी है, उसको काट कर उसको खत्म करने के बाद ही तो आप वहाँ पे बड़े बड़े होटल या ये सब बना सकते हो। ठीक, क्योंकि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल का जो नेचुरल कंडीशंस है उसमें क्या करोगे, आप छेड़छाड़ करोगे। छेड़छाड़ करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ से 5 लाख वाटर 10 मिनट में यहाँ से रिलीज हो गया, तो यहाँ पर यदि नेचर का जो सेटलमेंट है, नेचर का जो बना रखा है उसी तरीके का रहता, तो इसमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, तो भाई ऑब्वियसली है कि यहाँ का डेवस्टेशन उतना नहीं हो सकता है, नहीं होता क्योंकि मान लीजिए यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ का स्ट्रक्चर एक नेचुरल स्ट्रक्चर क्या होगा कि जो नेचुरल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट होगा। ठीक, कॉम्पैक्ट होगा, मिट्टी जो होगी बहुत ही एकदम सख्त मिट्टी होगी, पेड़ जो होंगे बहुत सख्त होंगे। ठीक, और यहाँ पे यदि हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का डेवलपमेंट या मतलब किसी भी तरीके का यहाँ पे हम एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी को एक कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा यदि नहीं हम बढ़ाएंगे, तो इस ये नेचुरल कंडीशंस में इस यहाँ से यदि हेवी वाटर आने के बाद भी ये इसे टकराने के बाद क्या ये इसमें आ जाएगा, तो मतलब डेवस्टेशन उतना नहीं होता। एक जनरल सी फार्मूला है, जनरल सी बात है, लेकिन वो क्या वायबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भाई मतलब ह्यूमन सेटलमेंट होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो वहाँ का रिसोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं, उसको उस रिसोर्स को हम वैल्यूबल बनाने की, वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं, जो कि होता है। ठीक, तो ये हो गया, फ्लड प्लेन हो गया। यदि सेकंड चीज़ आप जब आओगे तो देखोगे कि भाई ये 5 लाख लीटर 5 लाख लीटर 10 मिनट में निकला कैसे, आया कैसे, यहाँ पे यदि देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, एक ये माउंटेन रीजन। ठीक, दिस इज अ माउंटेन रीजन, यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है। एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, GL ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF होता है। अब देखियो ग्लेशियर को देखोगे तो ये ग्लेशियर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जब क्या क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाते हैं, ग्लेशियर होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से आप क्या किए,
यहाँ से क्या कि कार्बन मटेरियल्स, यदि आप ग्लोबल वार्मिंग, यदि आप देखोगे कि आप फॉसिल फ्यूल या अदर का यूज करते हैं जिसमें कि स्मोक पार्टिकल्स, जिसमें कि जो स्मॉग कहते हैं, स्मॉग, स्मॉग जिसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। अब ये यहाँ से हवा में आते हुए यदि यहाँ पे यदि आके इस ग्लेशियर पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक। ग्लेशियर पे जैसे ही डिपॉजिट हो जाएगा वैसे ही आप देखोगे तो ग्लेशियर पे क्या होता है कि ग्लेशियर पे यदि सनलाइट आता है तो ये मैक्सिमम जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये क्या मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाता है, इससे क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्लेशियर का बढ़ता नहीं है। अब टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बढ़ेगा तो इसमें मेल्ट नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन इसी में यदि यहाँ से स्मॉग या ये कार्बन पार्टिकल से आके यहाँ ग्लेशियर के ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो जब ये डिपॉजिट हो जाता है तब यदि सनलाइट यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कार्बन पार्टिकल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ठीक, मेल्ट करेगा। जब मेल्ट करेगा तो फिर यहाँ से वाटर रिलीज होगा मैक्सिमम, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा यदि देखोगे तो यदि बहुत बड़ा एवलांसेज हो रहा है, ठीक, बहुत बड़ा ग्लेशियर मतलब टूटा है, टूटा है, तो उसके पीछे का रीजन एक जियोलॉजिकल फैक्टर भी है, जियोलॉजिकल फैक्टर भी है। जियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि ये देखोगे, ये पूरा रीजन जो है हिमालयन रीजन, ये क्या है, ये गोंडवाना लैंड ऊपर का, गोंडवाना, गोंडवाना, ये नीचे का ये गोंडवाना हो गया, ये अंगारा हो गया। यही दोनों प्लेट आपस में टकराया है, टकराने से जो प्लेट टेक्टोनिक में दिखते हैं, ये दोनों प्लेट आपस में टकराया है और इसी के टकराने से क्या बना है, ये हिमालयन का इवोल्यूशंस हुआ है, ठीक है। इवो मतलब वो ओरिजिन फॉर्मेशन हुआ है मेरी हिमालयन का, ठीक। तो इसी रीजन को आप फुल्ली स्टेबल रीजन नहीं मानेंगे, ये स्टेबल रीजन नहीं है, ये अनस्टेबल रीजन, अनस्टेबल इस सेंस में है कि ये प्लेट दोनों धीरे धीरे मूव करता ही रहता है, ठीक, ये मूव करता ही रहता है, ये अनस्टेबल रीजन है, ठीक। ये गंगेटिक प्लेन है, ये पूरा टेथिस का डिपोजिशन, टेथिस सी था यहाँ पे पूरा, ये यहाँ से जो मलबा आया वो डिपोजिट होकर ये यहाँ पर गंगेटिक प्लेन बनाया है। तो ये सब क्या है, ठीक, ये सब अभी देखोगे तो ये पूरा सेडिमेंट्री रॉक का, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ रीजन है, ठीक। यहाँ पे आप कह सकते हैं या मेटामॉर्फिक देखोगे, मेटामॉर्फिक या आग्नेय जो भी है, मेटामॉर्फिक, और इस रॉक का ज़्यादा परसेंटेज है नहीं, जो मैक्सिमम है सेडिमेंट्री है। अब जब सेडिमेंट्री देखोगे तो सेडिमेंट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, रॉक सेडिमेंट्री जो होता है वो फुली स्टेबल अभी हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें परत दर परत, परत दर परत अभी बन ही रहा है, अनस्टेबल रीजन होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। तो यहाँ अनस्टेबल जैसे ही होगा तो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगा तो भाई यहाँ पे खतरा आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक। एक तो वो हो गया ग्लेशियर कैसे मेल्ट करता है, यदि एल्बिडो, सन का एल्बिडो, ग्लेशियर के एल्बिडो को हम देखे हैं कितना वो करता है। दूसरा ये चीज़ देखोगे तो एक होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, यदि देखोगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये देखो, ये आपका ग्लेशियर हो गया, ठीक, ये आपका ग्लेशियर हो गया। और ये ग्लेशियर जब मेल्ट करता है तो ये मान लीजिए यहाँ पे पानी, वाटर है, वाटर आया, ठीक। और वाटर से यहाँ से क्या होता है, एक मान लीजिए यहाँ से एक रिवर निकली हुई है, ठीक, समझ गए। अब यदि देखोगे किसी भी रीजन से यदि ग्लेशियर का मेल्टिंग का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा वाटर आएगा। तो जैसे वाटर बहुत ज़्यादा आएगा तो क्या हो सकता है कि भाई इसको भी फिर पानी के बहाव को बढ़ाना पड़ेगा। या दूसरा चीज़ ये देखोगे कि ग्लेशियर का ये बहुत बड़ा पार्ट टूट कर इसमें एक ही बार आके कूदा, मतलब इसमें आके फॉल किया बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही फॉल करेगा तो क्या करेगा, ये पानी को बाहर फेंकेगा। तो ये क्या करेगा, इसको तोड़ते हुए क्या करेगा, यहाँ से ये ग्लेशियर ये इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो फिर इस रीजन में फ्लड या आता है, ठीक। दूसरा यदि चीज़ यदि देखोगे तो एक मतलब कहते हैं क्लाउड बस्ट जो कहते हैं, एक क्लाउड बस्ट भी रीजन है। क्लाउड बस्ट में क्या होगा, उस क्लाउड बस्ट का पूरा जो फेनोमेना है, क्लाइमेटोलॉजिकल फेनोमेना, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम एक जनरल सी देखिएगा, ये क्लाउड है, ठीक। अब इस रीजन में जाके क्लाउड आया, ठीक, ये क्लाउड आया, ठीक, क्लाउड आया। अब इस क्लाउड को
इस क्लाउड को जनरली मान लीजिए कि 5 घंटे में ये 5 आवर में ये क्या करता है, अपना पानी को रिलीज करता है। लेकिन इसके जगह पे ये क्या किया, पूरे ये क्लाउड 10 मिनट के अंदर कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन से सारा वाटर यहाँ पे रिलीज कर दिया बारिश के रूप में, जिसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। जिसको 5 आवर में होना चाहिए, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ये 10 मिनट में कर दिया। अब ये 10 मिनट में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लाउड बस्ट हुआ। अब क्लाउड बस्ट बहुत रीजन क्या, ये क्लाउड पूरे रीजन में फैल के करेगा 5 घंटे में, लेकिन ये क्या छोटा सा रीजन में आया, मतलब 10 मिनट के अंदर पूरे कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, सारा पानी यहाँ पे रिलीज कर दिया बारिश के फॉर्म में। ठीक, अब सारा वाटर मान लीजिए इस लेक के अंदर आ गया। अब तो फिर ये लेक में क्या हो जाएगा, वाटर का भाई वाटर तो बढ़ जाएगा ना, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो भाई इसको तोड़ते हुए आएगा। तोड़ते हुए आएगा तो ये तो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हो गया ना, ये लेक का जो बांध है, जो एक नेचुरल बांध है, वो टूटेगा, ये इधर आएगा तो ऑब्वियसली इस रीजन में क्या होगा, फ्लड होगा। सो इट इज जस्ट ओनली द वन एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्लेशियर लेक आउटबस्ट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फिर अदर एस्पेक्ट को हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।